हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। कल आप लोगों ने धातुओं के भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देखा था। आज हम लोग देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इसमें पहला पॉइंट हम देखेंगे धातुओं का दहन कंबुशन ऑफ मेटल्स। अब दहन, यहाँ पे सीधा दहन, दहन का मतलब होता है जला देना। क्या होता है? जला देना, जलाना, या दूसरे शब्दों में आग लगाना। आग लगाने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? बताओ, कौन सी गैस उत्तरदायी होती है आग लगाने के लिए? कौन सी गैस सहायक होती है, सहायता करती है आग लगाने में, वस्तुओं को जलाने में? ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन, वायु, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा। इसलिए आप देखो, कोई भी वस्तु लो, माचिस की तिल्ली जलाओ और उसको ढक दो तो वो नहीं जलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा। और जब ओपन रहेगा तो ऑक्सीजन मिलेगा और वो जल जाएगी। सिमिलरली अब धातुओं का दहन मतलब धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। अब आप यहाँ पे क्या करते हो, कोई भी धातु लेते हो, मेटल, इसकी क्रिया आप ऑक्सीजन से कराते हो तो आपको मेटल ऑक्साइड प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। मतलब धातुओं की क्रिया वायु या ऑक्सीजन से कराने पर धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब यह जो धातु ऑक्साइड होती है, मेटल ऑक्साइड, इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है, बेसिक इन नेचर। ये जो आपसे पूछा जाए कि मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, तो उत्तर क्या होगा? क्षारीय होती है। अब यह जो धातु है, इसकी ऑक्सीजन से क्रिया करने की जो दर होती है अलग अलग होती है। इस आधार से हम अगर धातुओं को बांटने की कोशिश करें तो हम धातुओं को 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला, अति सक्रिय धातु, मोर एक्टिव मेटल्स, मोर एक्टिव मेटल्स। दूसरा हम ले सकते हैं सक्रिय धातु, एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स, सक्रिय धातु। तीसरा हम ले सकते हैं कम सक्रिय, कम सक्रिय धातु, लेस एक्टिव, लेस एक्टिव मेटल्स, कम सक्रिय धातु। और चौथा है निष्क्रिय धातु, निष्क्रिय धातु या इनएक्टिव, इनएक्टिव मेटल्स। इसको इनर्ट मेटल्स या पैसिव मेटल्स भी कहते हैं। असक्रिय या निष्क्रिय। अब हम एक एक करके इसमें देखते हैं। अगर हम बात करते हैं अति सक्रिय धातु, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये बहुत ही सक्रिय होते हैं, ये बहुत तेजी से क्रिया करते हैं। जो ही आपने यहाँ पे एटमॉस्फेयर में सोडियम को रखा, त्यों ही ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और यहाँ पे Na2O बना देगा। आप इसको बैलेंस कर लीजिए और यहाँ पे ऊर्जा, एनर्जी प्राप्त होती है। यह जो सोडियम है बहुत सक्रिय होता है, जो ही ऑक्सीजन मिलता है बहुत तेजी से क्रिया करता है, और तेजी से क्रिया करता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलता है और इस ऊर्जा से आग लगने की प्रबल संभावना होती है। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि सोडियम को, पोटेशियम को केरोसिन, मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि ये सीधे क्या हो, एटमॉस्फेयर के संपर्क में न आए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सोडियम के टुकड़े को मिट्टी के तेल में या केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये मोर रिएक्टिव होता है, और मोर रिएक्टिव होने के कारण क्या करता है, बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है और इस ऊर्जा से आग लगने की क्या होती है, प्रबल संभावना होती है। इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। दूसरा आपका है एक्टिव मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ZnPb। ये आपके जो मेटल्स हैं ये सामान्य ताप पे अभिक्रिया कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एल्यूमिनियम लिया, तो ये इसको हम जो ही एटमॉस्फेयर में रखे, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे
एल्यूमिनियम ले लिया, ये मेटल एल्यूमिनियम है, और यहाँ पे ये आपकी यहाँ पे वायुमंडल है, इसके चारों तरफ। तो इस वायुमंडल में कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन भी होगी। तो यह जो एल्यूमिनियम है इस ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, Al2O3। इसको बैलेंस कर दीजिए। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, तो ये आपका एल्यूमिनियम है, और जो ही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मिला तो यहाँ पे एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। इसके चारों तरफ, एल्यूमिनियम के चारों तरफ जो है यह एक लेयर बन गया, प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ Al2O3। ये अब हमारा प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, किसका? Al2O3 का। एल्यूमिनियम मैंने लिया, जो ही ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को देखा, क्रिया किया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया। अब यह जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इस एल्यूमिनियम को चारों तरफ से घेर लेता है, मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। अब प्रोटेक्टिव लेयर बनने के कारण यह ऑक्सीजन इस एल्यूमिनियम के संपर्क में नहीं आ पाता है, जिसके कारण अब इसका ऑक्सीकरण की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है, अर्थात आगे की क्रिया अब नहीं हो पाती है। इस तरह से यह जो है प्रोटेक्टिव लेयर बनाकर इसको संक्षारित होने से बचा लेता है। तो ये आपका स्पेशल कैरेक्टर आपका होता है। तीसरा जो हम बात करते हैं लेस रिएक्टिव, जैसे आप आयरन ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए। यह जो आयरन है यह गर्म करने पर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है। आप लोहे में आग लगाना चाहो तो लोहे में आग नहीं लगती, लेकिन एक चीज है, हम यहां पे बर्नर ले लें, बर्नर आपको समझ रहे हो, और इस बर्नर को हम जलाते हैं और इस बर्नर पे हम एफी का चूर्ण डालें, एफी के चूर्ण डालें जलते हुए बर्नर पे, तब यह क्रिया करता है। और क्रिया करता है Fe+O2 और यहां पे Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड ये आपका बना लेता है। तब जब जलते हुए बर्नर की ज्वाला में आप आयरन के चूर्ण को डालते हो, ऐसे आप आयरन की क्रिया कराओ तो वायु से क्रिया नहीं करेगा, गर्म करके कराओ तो क्रिया नहीं करेगा, लेकिन वही जलते हुए बर्नर पे इसके चूर्ण को डालोगे तो क्रिया कर लेगा। अब लास्ट जो है इनएक्टिव, इसके नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, Ag और Au। Au को तो आपको जानते हो ना, ये महिलाओं की बीमारी है, सोना। घर में अगर विवाद होता है महिलाओं से तो इसी के लिए विवाद होता है, या तो गोल्ड के लिए या सोने के लिए, स्लिप के लिए। तो ये दोनों ही निष्क्रिय होते हैं, किसी भी सूरत में ये ऑक्सीजन से क्रिया करते ही नहीं है। इसको गर्म करके देख लो तो ये ऑक्सीजन से क्रिया, इसीलिए इसको असक्रिय कहा जाता है, ये क्रिया नहीं करता है। तो ये आप मेटल्स को आप देख लीजिए कैसे कैसे क्रिया करता है। एक चीज आप और देखेंगे यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये आपके एल्यूमिनियम, Zn और Pb। हम इसमें एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की बात करते हैं तो हम इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, PbO और ZnO। यह जो है Al2O3 यह अम्ल से, एसिड से भी क्रिया कर लेता है और बेस से भी क्रिया कर लेता है, और इन दोनों से क्रिया करके साल्ट और पानी बना लेता है। एग्जांपल देख लो, Al2O3 की क्रिया अम्ल से कराओ, किसी एक अम्ल का नाम बताओ। HCl हो गया, हाँ सही है, HCl से करा दो। जो ही आप HCl से क्रिया कराओगे AlCl3 प्लस H2O, इसको बैलेंस कर दो, बन गया। यहां पे देख रहे हैं Al2O3 अम्ल से क्रिया किया, क्या बना दिया? लवण बना दिया और जल बना दिया। तो यहां पे ये किस रूप में काम कर रहा है? बेस के रूप में काम कर रहा है, क्षार के रूप में काम कर रहा है। दूसरी जगह देखो, Al2O3 NaOH, यहां पे देखेंगे यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिए, इसकी क्रिया आप क्षार से करा रहे हैं। तो क्षार से कराने पे क्या बना? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लिया और
जल बना लिया। यहां पर भी लवण और जल बन रहा है, तो यहां पे ये जो है एसिड के रूप में काम कर रहा है। मतलब एक ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड कभी अम्ल के जैसा व्यवहार कर रहा है, कभी क्षार के जैसा व्यवहार कर रहा है, अर्थात अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर रहा है। तो ऐसे ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर ले उसको आप लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हो। इस तरह से आप मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को आपने देख लिया। धातुओं का दहन, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसका जवाब दे दूंगा। धन्यवाद।